हेडिंग बना लीजिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, KTG हेडिंग बना लेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है ये जस्ट रिलेशन है दो टाइप के वेरिएबल में, एक को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल, एक को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल। तो पहली चीज समझिए ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल और एक होता है मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल। ठीक, अब बहुत ध्यान समझे, जैसे मान लो, अच्छा नाम ही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बातें होंगी, गैस के बारे में, है ना, क्लियर सी बात है। अच्छा गैस, कभी भी हम लोग गैस को मानेंगे कि गैस एक कंटेनर में है, तो मान लो ये कोई कंटेनर है, अब कितना भी छोटा कंटेनर हो, मान लो ना अपना 10 ml का कोई कंटेनर लिए, 10 ml का कुछ आपके पास है जिसमें गैस है, आपको बोले उसके अंदर कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा है। हालांकि कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, पर बहुत ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होता है कहीं भी गैस में, कितना भी छोटा छोटा वॉल्यूम ले। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल्स, अच्छा सिंगल मोल लिखा गया, सिंगल मॉलिक्यूल्स को हम लोग सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स का स्टडी करें तो हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। ठीक है, अब पूरे का पूरा जितना भी गैस है, पूरा इंटायर स्टेट का, होल स्टेट ऑफ गैस का स्टडी करें तब हम लोग बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक व्यू। ठीक है, अब जो होल स्टेट है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, यानी कि थर्मल साइंस में, किसी भी गैस का जो स्टेट है ना, या कोऑर्डिनेट, उसको डिफाइन होता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से। समझ पा रहे? अच्छा सिंगल किससे डिफाइन होगा, तो सिंगल में आप लोग सिंगल का मास कितना है, इसके पास एनर्जी कितना है ना, इसके पास मोमेंटम कितना है। तो अगर एक मॉलिक्यूल्स का जब स्टडी करना होता है तो एक मॉलिक्यूल्स का प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर होता है पूरे गैस का, क्योंकि गैस कंटेनर पर प्रेशर लगाता है। समझ पा रहे हैं? तो एक मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम जब भी होगा पूरे गैस का होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब भी सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए बातें करेंगे तो वहां पर मास लेंगे। अच्छा एक मॉलिक्यूल्स का मास अभी से याद रखिएगा, पूरा चैप्टर में m डैश से हम इंडिकेट करेंगे। m डैश मतलब मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स। तो अगर सिंगल मॉलिक्यूल्स का स्टडी करना है तो आपको उसकी मास, एनर्जी, मोमेंटम का स्टडी करना पड़ेगा। और मैक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया पूरे गैस का स्टेट करना है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। और इस दोनों में रिलेशन है, इसी दोनों में रिलेशन होता है जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल आप जानते हैं, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, ये n जो है नंबर ऑफ मोल, याद है ना आइडियल गैस इक्वेशन। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो, गिवन मास बाय मोलर मास से। क्लियर है ना? ये कहां से मिला, यहीं से तो मिलेगा। और PV किधर से मिलेगा, यहां से मिलेगा। अच्छा ये इक्वेशन देने वाला कौन है, KTG है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या करता है कि दोनों के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है पूरे चैप्टर में। क्या इतनी बातें समझ पा रहे हैं? ठीक है ना, लिखिए जरा, लिखिए इस बात को, लिखिए। टू स्टडी अबाउट, अब लिखिए, टू स्टडी अबाउट single molecules, to study about single molecules, mass, momentum and energy, mass, momentum and energy, mass, momentum and energy, mass, momentum and energy are defined, which is called microscopic, microscopic variable।
which is called microscopic variable। दूसरा लिखिए मैक्रोस्कोपिक, दूसरा लिखिए मैक्रोस्कोपिक, दूसरा लिखिए मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में लिखेंगे टू स्टडी अबाउट इंटायर स्टेट ऑफ गैस, टू स्टडी अबाउट इंटायर स्टेट ऑफ गैस we defined pressure, volume and temperature, we define pressure, volume and temperature which are known as macroscopic variable, which are known as macroscopic variable। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए KTG यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, KTG establish the relation, KTG establish the relation between macroscopic and microscopic variable। KTG जो है इस दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है और इसकी सबसे क्लासिकल एग्जांपल आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री, मैं उतनी चीजें छोड़ के पढ़ाऊंगा जो आप केमिस्ट्री में जानते हो, है ना। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग 9 से 10 से केमिस्ट्री में एकदम बार बार यूज करते हैं। तो ये जो है ये इक्वेशन कब यूज कर सकते हैं, जब गैस कैसा हो, आइडियल। तो फिजिक्स में पहला रूल बना दिए हमारे लिए हर गैस होगा आइडियल, समझ पा रहे हैं। तो अब हमारे लिए रियल गैस नाम का कोई चीज ही नहीं है, वैन डर वाल इक्वेशन अपने लिए नहीं है। वो केमिस्ट्री में पढ़ते होगे वैन डर वाल इक्वेशन, हमारे लिए है कि हमारा गैस कैसा होगा, आइडियल गैस। पर ऐसे ही कैसे आइडियल गैस बोल देंगे, हम जानते हैं दुनिया में कुछ भी आइडियल नहीं। तो हम बोले हमारे लिए कुछ एजम्पशन है, कुछ एजम्पशन है, समझ पा रहे हैं। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है। केटीजी का एजम्पशन बहुत फेमस है, 11th में याद होगा, स्कूल एग्जाम में भी आता था। हेडिंग बनाइए एजम्पशन इन केटीजी, एजम्पशन इन केटीजी। अच्छा, एजम्पशन का मतलब क्या होता है, जो सही है या बस मान लिए, बस मान लिए, ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसका बेस ही हवा में है, एजम्पशन पे है, समझ पा रहे हैं। क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइडियल गैस के बारे में, और दुनिया में कोई गैस आइडियल है नहीं। ठीक है, आइए, तो एजम्पशन जो है कुल मिलाकर गैस के बारे में कि गैस को आइडियल कैसे माना जाए। ठीक है, तो पहली चीज हम बोलेंगे आइडियल गैस जो होता है उसकी बहुत सारी मॉलिक्यूल्स का शेप स्फेरिकल होता है। ठीक है, मैं लिखा देता हूं, पहले ध्यान समझिए। बोलेंगे उसका जो मॉलिक्यूल्स है, हर एक मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा है, स्फेरिकल, है ना। बहुत छोटा मॉलिक्यूल्स होता है, टीनी पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा, इतना साइज छोटा है वो कोई वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई नहीं करता, नो वॉल्यूम ऑक्यूपाई। यानी कि एक मॉलिक्यूल्स का आप लोगे तो कोई साइज नहीं है। जैसे मानो इस रूम में गैस भरा हुआ है ना, एयर है, गैस भरा हुआ है, लेकिन गैस कोई जगह ही नहीं लिया है, तभी तो आप आए जहां मन वहां जाकर बैठ जा रहे हो। कभी ऐसा हुआ गैस बोला मैं इधर बैठा हूं, इधर नहीं हिला, मेरी बात समझ पा रहे हैं। यानी गैस मॉलिक्यूल्स कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता है, क्लियर है ना। मान लो जैसे कोई अभी ग्लास लिए, ग्लास खाली ग्लास है, उसमें एयर है या नहीं है, पर आपको जो मन है वो उसमें डालो, जितना वॉल्यूम उतना डाल सकते हो। इसका मतलब है पहले से जो गैस था उसने कोई वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करके रखा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे? तो हमारा जो गैस है वो अजीबोगरीब है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता है, छोटा है, स्फेरिकल है। बातें समझ पा रहे हैं? ये सारी छोटी छोटी बातें हम लोग एजम्पशन में लिखते जाएंगे, 10-15 एजम्पशन है। पहला लिखिए अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ teeny particles called molecules, large number of teeny particles, teeny मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा कि वो वॉल्यूम ही नहीं ऑक्यूपाई कर पा रहा है। teeny particles called molecules, comma which are identical, सभी कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा, which are identical, rigid
उसका शेप चेंज नहीं होगा, स्फेरिकल है तो स्फेरिकल ही रहेगा, रिजिड स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए या फुल स्टॉप देख लीजिए, दे डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, दे डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस इन वॉल्यूम, सॉरी इन कंटेनर, do not occupy any space in container, therefore, ये तो मैं स्टार देकर लिखिए, ये बहुत जरूरी काम है, therefore volume of gas is always equal to volume of container is always equal to volume of container, ठीक। अब बहुत ध्यान समझिए, मेरे पास ना एक बॉक्स है, बहुत ध्यान समझो, एक बॉक्स है 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम का, मीटर क्यूब वॉल्यूम का सिंबल है, यूनिट है, ठीक। अब इस 10 मीटर क्यूब एक बॉक्स है, मैं उसमें 1 ग्राम ऑक्सीजन डाल रहा हूं, ठीक है, उसके अंदर 1 ग्राम ऑक्सीजन डाल दिया। अब मैं पूछूं कि बताओ ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा, 10 मीटर क्यूब। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, वही बॉक्स में मैं 2 लीटर ऑक्सीजन डाल रहा हूं, फिर बोलूंगा ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है, फिर भी आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। समझ पा रहे हैं? दूसरे तरीके से समझिए, मेरे पास एक बॉक्स है 10 मीटर क्यूब का, उसमें 5 केजी ऑक्सीजन गैस रखा हुआ, फिर मैंने उसे 3 केजी निकाल दिया, अब बचा 2 केजी। बताओ 2 केजी का वॉल्यूम कितना रहेगा, सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स निकलने से उसका मास कम हुआ, मास कम होने का मतलब मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया, पर 2 मॉलिक्यूल्स अगर बचा ना तब भी वो पूरा वॉल्यूम कंसीडर माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो गैस का हमेशा वॉल्यूम क्या लेंगे, जो कंटेनर का वॉल्यूम। बातें समझ पा रहे हैं? कई बार ऐसा क्वेश्चन आया, इतना गैस लीक हो गया, इतना हो गया, तो कैलकुलेशन में वॉल्यूम कांस्टेंट मानना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट एजम्पशन की ओर बढ़ेंगे। ये बहुत ही काम की चीजें हैं, इसे माइंड में एकदम परमानेंटली स्टोर कर लीजिए कि हमेशा जो वॉल्यूम होगा हमारा वो कंटेनर का ही वॉल्यूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, दीज मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग, दीज मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग। जैसे मान लो आपका भी जो अपने रूम है, रूम में बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल्स, एयर का मॉलिक्यूल्स है, ये सारा मॉलिक्यूल्स रुका हुआ है, चल रहा है। हवा कभी रुकी रहती है, बहते रहती है, बहते रहता है। बात समझ पा रहे हैं? अभी एयर रुका हुआ चल रहा है, बातें समझ पा रहे हैं? तो आपसे पूछे कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। देखो बहुत हाई स्पीड जब होता है तो आप एक पार्टिकुलर डायरेक्शन बता देते हो, पर उस डायरेक्शन के अंदर भी रैंडमनेस होता है। जैसे मान लो अभी ये रूम है, इसका मैंने कुछ 6 मॉलिक्यूल्स लिया, अब 6 मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन नहीं जाएगा, कोई मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन जा रहा है, तो कोई मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये भी गारंटी नहीं कि ये मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा है तो इधर ही जाते रहेगा, कब किधर घूम जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। समझ पा रहे हैं? ऐसी मोशन को सिंपल भाषा में बोलते हैं रैंडम मोशन, हालांकि इसका टेक्निकल नाम है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। इसका एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास ना जब खत्म होता है, ठीक है, जैसे क्लास खत्म हुआ, ठीक है, कोई आदमी सीढ़ी के नीचे खड़ा है, अब वो क्या प्रिडिक्ट कर सकता है स्टूडेंट का मोशन? प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता है। मानो 20 स्टूडेंट सीढ़ी से नीचे उतरेगा, उसमें से कोई सीधा जाएगा, कोई इधर वॉशरूम की तरफ जाएगा, कोई इधर दुकान की तरफ जाएगा, कोई स्ट्रेट जाएगा, कोई वहीं पे रुक रहेगा। अच्छा, जो सीधा जा रहा है जो है सीधा चलते जाएगा, फिर आगे से मुड़ भी जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब भी किसी इंस्टीट्यूट, स्कूल, कोचिंग के सामने छुट्टी होता है तब स्टूडेंट का मोशन कैसा मोशन होता है? ब्राउनियन मोशन। हर स्टूडेंट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा होता है। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, जो डायरेक्शन जा रहा है उसी को जाएगा ये भी जरूरी नहीं है, तुरंत टर्न भी मार लेता है। तो ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन, या सिंपल भाषा में रैंडम मोशन। तो एयर मॉलिक्यूल्स यानी गैस मॉलिक्यूल्स ऐसा ही होता है। लिख लीजिए, लिखिए, these molecules are randomly moving, these molecules are randomly moving, these molecules are, लिखे ना, these molecules are randomly moving in all possible direction, in
all possible direction with all possible velocity, with all possible velocity। अब समझो, सब एक वेलोसिटी से भी नहीं, क्लास के बाहर निकलता है तो हर बच्चा एक जैसे स्पीड से चलता है क्या? कोई तेजी में जा रहा होता है, कोई धीरे धीरे जा रहा होता है, कोई फोन पे लगा हुआ पता ही नहीं चलता चल रहा है रुका हुआ। तो हर का स्पीड क्या होगा? अलग होगा। इसकी स्पीड 0 से लेकर इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकता है। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर इन्फिनाइट स्पीड कैसे हो जाएगा? लाइट से ज्यादा स्पीड तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इन्फिनाइट का मतलब है मैक्सिमम स्पीड। जैसे मान लो 6 मॉलिक्यूल्स है, कोई चल रही है 1000 मीटर पर सेकेंड से और कोई चल रहा है 10,000 मीटर पर सेकेंड से, तो इतना वेरिएशन हो सकता है। तो ये जो मैक्सिमम है इसी को हम लोग इन्फिनाइट बोले, इसीलिए हम लोग लिखे कि ऑल पॉसिबल वेलोसिटी जितना है वो सभी चल सकता है। फुल स्टॉप लिखिए। दिस मोशन आर कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। दिस मोशन आर कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो भी मॉलिक्यूल्स है हम इस मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रल मानते हैं, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं मानेंगे। जब चार्ज नहीं है तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन these molecules, between these molecules, ठीक है, these molecules, ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए, since mass of each molecule is too small, कितना स्मॉल होता है? मास का वैल्यू होता है 10⁻⁻28 kg, ठीक है। प्रोटॉन का मास होता है -27 kg, कुछ याद आ रहा है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये प्रोटॉन से भी छोटा मास है, इतना छोटा छोटा मास, मतलब प्रोटॉन के मास के आसपास है। समझ पा रहे हैं? इतना रैंडम ले लो, प्रोटॉन से छोटा या प्रोटॉन के आसपास का मास। तो इतना कम मास है, इतना कम मास है, कभी भी हम लोग दो प्रोटॉन के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को भी नेग्लेक्ट करेंगे, Gm1m2/r²। तो m1 भी इतना है, m2 भी इतना है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो वो फालतू की चीजें हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिंस मास इज वेरी लो देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लेक्टेड, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लेक्टेड। तो इस चैप्टर में कभी भी गैस मॉलिक्यूल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, और इससे पहले जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दीज मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन जो है न्यूटन्स का, वो ओबे करेगा। यहाँ हर लगेगा, जैसे फर्स्ट लॉ, अगर मॉलिक्यूल्स रुका है तो अपने आप रुका ही रहेगा, चलेगा नहीं, चल रहा है तो रुकेगा नहीं। सेकेंड लॉ, इसका जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। थर्ड, अगर इस पे कोई फोर्स लगाएगा तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो यहाँ पर अप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। ऑल कोलिजन, ये टकराते रहता है, पता है ना, ये जैसे जाएगा आगे किसी से टकराएगा, ये आगे से टकराएगा, तो सारा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते रहता है। तो लिखिए, ऑल कोलिजन्स इन कंटेनर आर, all collisions in container are perfectly elastic। जितना भी कोलिजन है वो कैसा होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा हमेशा, perfectly elastic। all collisions are perfectly elastic, ठीक है ना। therefore kinetic energy and momentum remain conserved, therefore kinetic energy and momentum remain conserved, kinetic energy and momentum remain conserved। उसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, when these molecules strike the wall of container, when these molecules strike the wall of container
It causes change in momentum of valve. It causes change in momentum of valve. Momentum of valve by which force and pressure are calculated. By which force and pressure are calculated. By which force and pressure are calculated. बहुत ध्यान समझिए आप क्या बोल रहे हैं। प्रेशर गैस का कैसे डिफाइन होता है, कैसे पता करते हैं? देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स आएगा दीवार में टकराएगा, तो जैसे ही दीवार में टकराएगा तो दीवार का मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज। समझ पा रहे हैं? और मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ पा रहे हैं? यहां से फोर्स कैलकुलेट होगा और फोर्स से प्रेशर होगा। प्रेशर क्या होगा? फोर्स बाय एरिया, है ना? इसकी जो भी एरिया ले ले। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं से कंक्लूजन है, एक क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, ध्यान समझिए। देखो, मान लो कोई m kg का गैस है, m kg गैस है, ठीक है? ये मान लो 20 मीटर क्यूब वॉल्यूम में था, ठीक है? इसको हम ना दूसरे में डाल दिए, ठीक है, 10 मीटर क्यूब में, ठीक है? यही m kg को ही शिफ्ट कर दिए, ठीक है? तो बताओ, इसकी प्रेशर सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? सोचिए, इसकी प्रेशर सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? देखो, अगर आइडियल गैस पे भी जाओ, आइडियल गैस पे भी जाओ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहाँ एनआरटी तो चेंज होने की बात ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर कम हुआ है तो प्रेशर ज्यादा हुआ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो आंसर है कि देखिए, प्रेशर बनता क्यों है? फोर्स के कारण। समझ पा रहे हैं? और ये फोर्स आता कहां से? फोर्स आता है, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो मॉलिक्यूल से दीवार में टकरा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो एक बात सोचो कि जैसे इस रूम में मान लो सभी बच्चे भगदड़ मचा हुआ है, सब इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो रूम जितना छोटा साइज होगा दीवार में उतना ज्यादा टकराएगा, बड़ा साइज में ज्यादा टकराएगा? छोटे साइज में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे कंटेनर का साइज छोटा हुआ, वॉल्यूम छोटा हुआ, अब एनर्जी वही रहेगा पर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा। हर दीवार में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एक ही मॉलिक्यूल ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स टकराएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जितना ज्यादा कोलिजन होगा, मोमेंटम उतना ज्यादा चेंज होगा, फोर्स उतना ज्यादा जनरेट होगा, प्रेशर उतना ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसमें ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं रहता है, ऑप्शन था तो उसका सही ऑप्शन क्या था कि मॉलिक्यूल्स मोर ऑफन विल स्ट्राइक, है ना? तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्यों प्रेशर इंक्रीज करेगा? क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा बार टकराएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये सारा कंक्लूजन कहां से निकलता है? इसी एजम्पशन से निकलता है कि हमारा जो प्रेशर है वो टकराने से बना है, तो जितना ज्यादा टकराएगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? उसके नीचे ये दोनों लिख लीजिए, ये दोनों लिख लीजिए। न्यूटन्स लॉ फॉलो करता है, ये भी यहाँ पे बातें क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद एक छोटी सी चीज है, फ्री पाथ। फ्री पाथ, देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स जो है हमेशा कोलिजन करते रहता है। मान लो ये कोई मॉलिक्यूल्स है, ये गया यहाँ पे किसी से टकराया, फिर ऐसा गया, फिर यहाँ पे टकराया, फिर ऐसा गया, फिर यहाँ पे टकराया, ऐसा आया। तो ये जो दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस है, यही है फ्री पाथ। फ्री पाथ, फ्री पाथ का मतलब इतनी देर तक मॉलिक्यूल्स फ्री रहा, कोई टकराया नहीं, यही है फ्री पाथ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो डिस्टेंस ट्रेवल द मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू कोलिजन इज नोन एज फ्री पाथ। लिखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू कोलिजन, the distance travel between two collisions
by molecules is known as free path. By molecules is known as free path. Repeat कर दे रहे, the distance traveled between two collisions by molecules is known as free path. ठीक है, तो यहां पर हमारा एजम्पशन कंप्लीट हुआ। केटीजी का क्या कंप्लीट हो गया? एजम्पशन। अच्छा, एक दो चीजें तो लिखी ही नहीं। डेंसिटी हम लोग मानते हैं सब, समझो, सोचो। अब जैसे ये रूम है, तो कोई ऐसा बोलेगा क्या रूम के आगे ऑक्सीजन ज्यादा है पीछे कम है? ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ये भी नहीं बोलेगा पैर के पास ऑक्सीजन ज्यादा है सर के पास कम है। यानी इस पूरे रूम में जो भी एयर की क्वालिटी है वो एक जैसा है, चाहे लेंथ वाइज कहीं पे जाओ, हाइट वाइज कहीं पे जाओ। बात समझ पा रहे हैं? यानी पूरी वॉल्यूम में जो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये पॉइंट को भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं, ये तो हम लोग लिखे ही नहीं। देखिए, गैस आर यूनिफॉर्मली, अच्छा, गैस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड कंटेनर। Therefore, pressure at all point in container remain same। बहुत ध्यान समझो। मैं बोलूं कि टॉप पॉइंट का प्रेशर और मेरे पैर का प्रेशर, दोनों का प्रेशर सेम है या अलग है? सेम। ऐसा है क्या मेरे सर पे ज्यादा है प्रेशर लग रहा है, पैर पे कम प्रेशर लग रहा है? ऐसा नहीं है। एयर का प्रेशर की बात करें, दूसरा प्रेशर अलग हो सकता है, बॉडी का प्रेशर अलग हो सकता है। जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसका यहाँ का प्रेशर ले लो, मान लो ये P1 है और यहाँ का प्रेशर P2। अगर बताओ इसी में गैस नहीं होकर लिक्विड रहता, दोनों जगह प्रेशर सेम या अलग? लो, अगर वाटर रहता तो नीचे जैसे जैसे जाते प्रेशर बढ़ता। बस समझ पा रहे? पर गैस में हर जगह प्रेशर क्या रहेगा? सेम, क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं है। ठीक है। लास्ट देखो, ये जो कोलिजन करता है, तो कोलिजन करने में कोई टाइम नहीं लेता है, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट जो है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, द टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन कोलिजन या ड्यूरिंग कोलिजन, the time of contact between two molecules during collision is negligible। ठीक है जी। चलिए, अब यहां के बाद इतनी चीजें मानने के बाद अपना चैप्टर शुरू होता है। अब चैप्टर शुरू होने से पहले एक चीज और अच्छे समझना है, जो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे समझते हैं, मीनिंग ऑफ एनटीपी। ठीक है, क्या समझते हैं एनटीपी का मतलब? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना? इसका मतलब समझते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, ये तो ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, पर इसका मतलब कितना टेम्परेचर से है? नॉर्मल टेम्परेचर किसको बोलते हैं? आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। कितने को? रूम टेम्परेचर को नहीं नॉर्मल मानेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा यूनिट केल्विन में होता है, तो हम लोग कितना ले लेंगे? 273 केल्विन, है ना? वॉल्यूम में कितना ले लोगे? 22.4 लीटर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहीं पे समझ जाओ, इस चैप्टर में बार बार वॉल्यूम लीटर में दिया रहेगा, पर लीटर क्या ऐसा यूनिट है क्या? नहीं। ऐसा यूनिट कौन है? मीटर क्यूब। तो बदलेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, इतना मीटर क्यूब। ठीक है। प्रेशर 1 atm ले लेंगे। ठीक है, 1 atm का मतलब होगा 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं पास्कल। ठीक है, इसको और कई तरीके से तुम क्यों परेशान हो, और किसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हैं। एक तो ये हो गया।
दूसरा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत जरूरी है, तभी तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो नंबर ऑफ मोल्स देख लीजिए कैसे कैसे निकाल सकते हैं। पहले बताओ सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास। कोई भी गैस का मास दे उसका मोलर मास मालूम हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि स्मॉल एम बाय कैपिटल एम बोल रहे, ठीक है। देखिए 3m में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान समझो। 3m में आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस चैप्टर में। एक होगा हमारा m डैश, अपनी नोटबुक में लिखा रहेगा m डैश, मैंने शुरू में बता दिया m डैश मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, है ना, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स। सिंपल स्मॉल एम, ये सारा स्मॉल एम। सिंपल स्मॉल एम का मतलब मास ऑफ गिवन मास, मतलब गिवन गैस, टोटल मास जो है ना, तो टोटल मास ऑफ सैंपल, जो भी सैंपल है हमारा। और कैपिटल एम किसको लेंगे, मोलर मास या मोलर वेट को, समझ पा रहे हैं। तो इस चैप्टर में ये तीनों सिंबल आपकी नोटबुक में जब जब दिखे तो कंफ्यूज नहीं हो। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स एक और तरीके से निकालेंगे स्मॉल एन को। बोलेंगे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम हो तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से, तब भी मिल जाएगा। जहां पर एन है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एन ए है एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बातें समझ पा रहे हैं। अच्छा, कभी भी आपको यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं स्मॉल एम जो है टोटल मास, कैसे, एम डैश इंटू एन, ऐसा लिख सकते हैं ना जी। टोटल मास कितना होगा, एक मास का मॉलिक्यूल्स इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से कभी भी चीजें कैरी ऑन हो सकता है। तो आइए एकदम छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं। आपका थोड़ा सा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स बहुत जरूरी है, तो एक छोटा सा प्रैक्टिस कर लीजिए नंबर ऑफ मोल्स का। मैं चाहूंगा पूरी क्लास 10-15 सेकेंड के अंदर आंसर दे दे। चलिए लिखिए जरा, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 64 kg ऑफ O2, 64 kg ऑफ O2, 64 kg ऑक्सीजन है। आप बताओ कितना मोल्स है। अब निकालिए, और इसमें वो भी मेंशन कर दिया, जैसे स्मॉल एम ऐसे निकाल सकते हैं, कैपिटल एम कैसे निकाल सकते हैं। ये तो मोलर मास है, मोलर मास मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके बराबर। ठीक है, आया ना, कितना आ गया जल्दी से बोल दीजिए, कितना नंबर ऑफ मोल, 2 10 to the power 3 and 2000 बोलो, सिंपल है ना, 2000 मोल आया ना सभी का, 2000 मोल, ठीक है, 2000 मोल, ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन कराना क्यों था आपको, क्योंकि आधे बच्चे भूल जाते हैं जो मोलर मास का जो आपको वैल्यू याद है, जैसे ऑक्सीजन का मोलर मास कितना याद है 32 पर यूनिट, यूनिट क्या है ग्राम, समझ पा रहे, यूनिट क्या है ग्राम, और ये क्या दिया हुआ है केजी 64, समझ पा रहे हैं। तो यूनिट कन्वर्ट करना बहुत बच्चे भूल जाते हैं, तो वहां पे बहुत बच्चे का 2 आंसर आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। पर आप खुद सोचो 64 kg में 2 मोल थोड़ा ही होगा, क्लियर ना। तो इसीलिए मुझे ये यूनिट बदलना जरूरी था, आपको याद रहना चाहिए। नोट करके चाहो तो लिख लो, मोलर मास आर इन ग्राम, हमेशा जो होता है किसमें होता है ग्राम में होता है, समझ पा रहे हैं। इस एग्जाम्पल से मुझे बस यही याद दिलाना था आपको कि मोलर मास हमेशा ग्राम में रहता है, ठीक है। आइए हेडिंग बनाइए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अब नंबर ऑफ मोल्स
एनटीपी, ये दो चीजें अच्छे समझ गए। अब जरूरत पड़ेगा आइडियल गैस यूज करने का। तो आइडियल गैस इक्वेशन अलग अलग तरीके से हम लोग लिखते हैं, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। चलिए, सबसे फेमस कौन सा है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो सबसे फेमस है पहला पीवी इक्वल टू एनआरटी। पर ये कब यूज करते हैं? तो आंसर है जब एन मालूम हो, नंबर ऑफ मोल मालूम हो। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तब तो यूज कीजिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से कर सकते हैं। देखो, पीवी इक्वल टू एन को बोल सकते हैं मोलर मास, मतलब गिवन मास बाय मोलर मास इनटू आरटी। अब इसको भी यूज कर सकते हैं। देखो, मोलर मास तो गैस का मालूम रहेगा, जो भी गैस बोले। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं देकर अगर सीधा मास दे दे, मास ऑफ सैंपल इज गिवन, सैंपल का मास गिवन हो तो ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके आगे और भी आ जाइए। देखिए इसको पीवी इक्वल टू एक ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में भी हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। देखो, इक्वेशन तो होता है पीवी इक्वल टू एन के टी। मैं अभी कर देता हूं, प्रूफ कर देता हूं, पहले से लिख लीजिए, ठीक है। जहां पर के जो है, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिस के का अपना फॉर्मूला हो जाता है आर बाय एन ए, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी आप याद रखिए, इसकी वैल्यू भी याद रखिए 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन, ठीक है जी। इसको लिखिए। ये आपको कब करोगे? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होगा। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर गिवन होगा तब यहां से आप लोग कर सकते हैं। ये कैसे आया? यहां से आया, देखो, पीवी इक्वल टू एन। एन को क्या लिख सकते हैं? एन को लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, है ना, आर टी। और देखो आर बाय एन ए यही होता है के, ये जो है आर बाय एन ए यही है के, तो हो गया एन के टी। समझ पा रहे हैं? तो ये तीन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें ये तो सबको याद होता है, ये आप मेनली याद कर लें, ये मेनली याद कर लें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में, ठीक है। देखिए, लॉज ऑफ केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में टोटल 6 लॉ है, ठीक है। लॉज ऑफ केटीजी, 3 लॉ तो बहुत फेमस है, आप लोग सुने थे, है ना, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सारी चीजें। तो लॉज ऑफ केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जो भी लॉज है, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, कुछ भी नई वाली बातें हैं नहीं, है ना। चलिए, पहला लिखिए गे-लुसिक लॉ, गे-लुसिक लॉ। एक एक लाइन की चीजें, लेकिन आपको याद रखना है, आपको ये सारी चीजें याद रखना है। याद है ना हमें केमिस्ट्री से? बताइए क्या है ये? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। pressure is directly proportional to temperature at volume जब हो constant, ठीक। यहां से ये भी समझ में आता है कि प्रेशर बाय टेम्परेचर जो हो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसको इधर लेके आओगे कांस्टेंट होगा,
यानी कभी भी P1 by T1 शुड बी इक्वल टू P2 by T2। तो किसी भी आइडियल गैस इक्वेशन ना यही 6 लॉ को मिलाकर बनाया गया है। इस 6 लॉ का कंक्लूजन होता है PV इक्वल टू nRT। तो इसमें पहला लॉ है गेल-लुसेक लॉ, जिसमें बोला गया कि अगर किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो उसका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है ना जी? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, चार्ल्स लॉ। अच्छा इक्वेशन ग्राफ भी बनाते चले जाओ, रुक जाओ, सबका ग्राफ भी बनाते चले जाइए। कई बार ग्राफ आता है। अच्छा ग्राफ ना एक का मैं सिखा रहा हूँ, बाकी ग्राफ आप खुद से बनाओगे। बेसिक ग्राफ आपको सिखाए हैं 10 दिन तक। पहले बताओ ये ग्राफ कैसा बनेगा? अपने सिलेबस में स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, समझ पा रहे हैं कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, पावर 1 दिख रहा है ना, PV इक्वल टू nRT पे बनेगा। Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो सीधा ऐसा बन जाएगा। P है और T है ना, डायरेक्ट हो गया ये, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये कब बनेगा? देखो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का 2 ग्राफ होता है। बताइए दोनों ग्राफ सही है? दोनों में अंतर बता सकते हो? क्या अंतर है? दोनों ग्राफ सही है, अंदर है टी का यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। पर 0 केल्विन हो सकता है क्या? नहीं। समझ पा रहे? ये 0 चालू हो रहा है ग्राफ, मतलब ये किस में है? डिग्री सेल्सियस में। समझ पा रहे? ये टी जब डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये देखो ये 273 है। समझ पा रहे? ये है केल्विन वाला, कि 0 हम डॉटेड लाइंस मिलाएंगे, कहीं पे 0 होगा ऐसा, ठीक है। और एक ग्राफ P by T का ग्राफ डायरेक्ट बना दीजिए। अब बहुत ध्यान से देखिए, मैंने इस एक्सिस पर कुछ लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? देखो प्रेशर बाय टेम्परेचर हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। इधर जो मन है वो लिख दो। समझ पा रहे हैं? ये चीजें कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे ही आप बाकी लॉ का भी ग्राफ, 2 लॉ जो है उसका ग्राफ बना सकते हैं। देखो सॉरी मैंने उल्टा आपको बता दिया, तो इसमें करेक्शन कर लो, उल्टा हो गया ना। ये होगा माइनस, अगर 273 डिग्री दोगे, ये जैसे -273 केल्विन है ना, ये 0, ठीक है, सॉरी डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो डिग्री सेल्सियस में और ये हो गया केल्विन में, ठीक है। माइनस में केल्विन में निगेटिव टेम्परेचर नहीं ना होता है जी। हेलो मेरी बात समझ पा रहे हैं? केल्विन तो 0 से पीछे जा ही नहीं सकता है। उल्टा हम लोग उस समय कर लिए थे। केल्विन में मिनिमम टेम्परेचर 0 होता है, जो कि पॉसिबल नहीं, तो निगेटिव कैसे दिखाएंगे? ये जो पीछे दिखा रहे हैं निगेटिव टेम्परेचर दिखा रहे हैं ना, तो ये डिग्री सेल्सियस ही होगा। ये 273, किसी को दिक्कत हो रहा है तो मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये है -273 केल्विन है ना, ये सॉरी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोस्तों लिखिए चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसमें क्या लिखेंगे? उसमें लिखिए एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर हमारा जब कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं वॉल्यूम बाय टेम्परेचर
हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं कहीं पे भी V1 T1 का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, इसमें भी ग्राफ बना सकते हैं। अगर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दे, चलो इस बार आप बताना जरा। हाँ जी, जल्दी से बोलो। ये पहला ग्राफ टेम्परेचर किसमें, डिग्री सेल्सियस केल्विन, केल्विन है ना, ये हो गया केल्विन, और ये डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में निगेटिव पॉसिबल, समझ पा रहे। बाकी जैसे भी करना हो आप कर सकते हैं। V/T का ग्राफ सीधे कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर अगर इस एक्सिस पे रखो तो ये कांस्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, हम लोग गे-लुसिक लॉ कर लिए, चार्ल्स लॉ कर लिए, लास्ट क्या बचा है, बॉयल्स लॉ। हेडिंग बना दीजिए बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में लिखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में लिखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस बार देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, Boyle's law. At constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. ठीक है ना, तो यहां से ही आता है PV इक्वल टू nRT। PV तो PV इधर ला जाओगे तो PV हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि P1 V1 हमेशा P2 V2 के होगा। ठीक, अब बहुत ध्यान समझना, प्रेशर वॉल्यूम। अब जल्दी बताओ जी इसका ग्राफ कैसा चलेगा, क्या स्ट्रेट लाइन चलेगा, नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक चलता है, ऐसा याद आया। प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं एक ग्राफ बताता हूं, अब मुझे जरा बताना P वर्सेज 1/V। अब बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा। देखो ये सब प्योर मैथ है, इसको फिजिक्स से नॉलेज से कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेट लाइन, प्रेशर और 1/V तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो सीधा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। सारा ग्राफ आया है, कंफ्यूज नहीं है ना। और तीसरा मैं बना दे, इस एक्सिस पर आपकी मन जो रखना है रखो, इस एक्सिस में PV रख रहा हूं तो PV हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये तीन लॉ मेन था, ये तीन लॉ आपको याद रखना, एकदम बेसिक लॉ है। थर्मोडायनेमिक्स में भी नेक्स्ट चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी कई जगह जरूरत पड़ेगा। इसी तीनों को मिलाकर क्या बना है, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, बाकी जो दो लॉ है वो फर्जीवाड़ा लॉ है, कुछ भी बन गया है। एक एवोगाड्रो का है, वो उसने नोबेल ले लिया कुछ कुछ बोलकर, और एक डाल्टन का है पार्शियल प्रेशर वाला। चलिए देखिए, अभी अभी देखिए था आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NKT, कुछ याद आया। K कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जरा निकालो N का वैल्यू क्या होगा, PV बाय KT। ठीक है, T तो हमारा ऑलरेडी, K तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब अगर हम P कांस्टेंट कर दें, V कांस्टेंट कर दें, T कांस्टेंट कर दें, फिर से बोल रहे हैं, इफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये तीनों कांस्टेंट हो यानी सेम हो, तो बताओ N भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यही है एवोगाड्रो का लॉ। एवोगाड्रो लॉ बोलता है दुनिया का कोई भी गैस को सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर रखो तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। तो ये कोई नई बात है क्या, लेकिन उनको नोबेल मिला इसके लिए, लिख लीजिए एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ, ठीक है, एवोगाड्रोज लॉ लिखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, एवोगाड्रोज लॉ में लिखिए इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेज, देखो वॉल्यूम सेम रख दिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेज एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, देखो प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम रख दिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेज एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन
same number of molecules, contain same number of molecules, contain same number of molecules। ठीक है, नीचे लिख लीजिए, बात समझ पा रहे। आइए एक और लॉ है, बच गया, वो भी लिख लीजिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लिखिए, इफ अ कंटेनर है थ्री गैसेज, if a container have three gases of pressure PA, PB and PC, कोई आपके पास कंटेनर है, उस कंटेनर में तीन गैस रखे, तीनों का अपना अपना अलग अलग प्रेशर है, PA, PB, PC। अब जब तीनों को एक साथ रख दिए तो कोई एक ही प्रेशर डिफाइन होगा पूरे के लिए, तीनों मिल गया ना, मिक्सचर हो गया, है ना। तो ये जो मिक्सचर होगा, ये जो मिक्सचर होगा, इसका प्रेशर क्या होगा? तो आंसर तीनों को जोड़ दीजिए, यही PA प्लस PB प्लस PC। क्या मेरी बात समझ पा रहे? यही है डाल्टन का मिक्सचर का लॉ। ठीक, अच्छा, इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे? ध्यान से देखिए, PV इक्वल टू होता है nRT, तो कभी भी P को हम लोग बोल सकते हैं nRT/V। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, P इक्वल टू NA, R तो सबका सेम रहेगा, टेम्परेचर भी सबका सेम रहेगा, वॉल्यूम भी सबका सेम रहेगा। क्यों टेम्परेचर सेम रहेगा? आप जानते हो, सब एक कॉमन टेम्परेचर पहुंच जाएगा। R यूनिवर्सल कांस्टेंट, वॉल्यूम सभी के लिए यही कंटेनर का ही वॉल्यूम होगा। समझ पा रहे ना? PV को भी ऐसे ही लिख सकते हैं और PC को भी ऐसा ही लिख सकते हैं। तो इस सभी में कॉमन ले लीजिए अगर, तो टोटल प्रेशर Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है, और RT/V आप कॉमन ले लिए, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे भी निकालिए? लास्ट हम लोग बढ़ेंगे, लास्ट लॉ, ग्राम डिफ्यूजन लॉ। आइए, नेक्स्ट आपका 6 जो है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है R, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है RMS वेलोसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट डेंसिटी के। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ध्यान से समझिए। ये क्या बताते हैं कि मान लो कहीं पे कोई मिक्सचर वगैरह रखे, दो ऐसा गैस जो रखे, तो दो जो एक दूसरे में डिफ्यूज होगा गैस, तो डिफ्यूज जो होगा उसका जो रेट होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर की जो RMS वेलोसिटी है। RMS वेलोसिटी क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल जो मूव करता है, रैंडम मूव करता है, उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी डेंसिटी के, अंदर रूट डेंसिटी के। समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट पूछे इस पे कोई न्यूमेरिकल वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए, इसके बाद एक टॉपिक है जिस टॉपिक से कभी क्वेश्चन नहीं आया था, पर पिछले 3-4 साल में हर साल क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, मीन फ्री पाथ। अभी जो पढ़े थे वो था फ्री पाथ, अब हम लोग पढ़ेंगे मीन फ्री पाथ। ये पिछले 5 साल पहले जाओगे तो आज तक क्वेश्चन नहीं दिखेगा। 25-30 साल के हिस्ट्री में 5 साल पहले तक कभी क्वेश्चन नहीं आया था, और पिछले 5 साल से आप देखोगे तो हर 1 साल 2 साल पे आ जाता है, जेई में नहीं तो नीट में, जेई नीट में आते रहते हैं। हेडिंग बना दीजिए, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ क्या है? फ्री पाथ हम लोग पढ़े थे ना। फ्री पाथ क्या था? दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस, ये उसका मीन है, यानी कि एवरेज है। समझ पा रहे हैं? तो बस लिख लीजिए, इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, is the average distance between two successive collision,
ठीक, आइए चीजों को समझते हैं। इसे ऐसा मान लीजिए, पहला मॉलिक्यूल यहां से यहां चला, फिर टकरा के इधर गया, फिर इधर गया, तो सिर्फ यहां से यहां तक बात किया जाए तो ये फ्री पाथ है। मान लो इसका नाम लैम्डा 1 देते हैं, सिर्फ यहां से यहां तक ये फ्री पाथ है, मान लो लैम्डा 2 दे रहे हैं। ये यहां से यहां तक मान लो लैम्डा 3, यहां से यहां तक ये लैम्डा 4। तो मीन फ्री पाथ इसका सिंबल हो जाएगा लैम्डा m। ये कुछ भी नहीं, सबको मल्टीप्लाई जोड़ देंगे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 बाय 4। समझ पा रहे हैं? यानी कि एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, लैम्डा का, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 सो ऑन लैम्डा n बाय n। ठीक है। अच्छा, ये n फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसका कुछ नाम अलग देता हूं, n डैश नाम देता हूं। ठीक है, जहां पर n डैश कितना है, ये है नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ सक्सेसिव कोलिजन। देखो जितना बार कोलिजन करेगा, देखो यहां से चला था, यहां से पहली बार चला था, एक बार कोलिजन हुआ तो एक मीन पाथ बना, दूसरा कोलिजन दूसरा मीन पाथ, तीसरा कोलिजन तीसरा मीन पाथ, चौथा कोलिजन चौथा मीन पाथ। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है। अब पहला यहां से काम का फॉर्मूला जो एग्जाम में आता है, देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ऐसा ये क्या है, ये है टोटल डिस्टेंस। ये क्या है, टोटल डिस्टेंस। समझ पा रहे हैं? तो टोटल डिस्टेंस जो बॉडी मूव कर रहा है, जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, टोटल डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे डिस्टेंस को लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। बात समझ पा रहे हैं? तो एवरेज डिस्टेंस बाय टाइम इनटू एन डैश। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये फॉर्मूले भी डायरेक्ट पूछा है, देखो ये सब ना डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है। अच्छा, मैं इधर का मिटा रहा हूं, अब 2-3 फॉर्मूला बैक टू बैक बनेगा, आप उसको याद रखना है। अब देखिए उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस एन डैश को टी को इधर ला रहे हैं, तो एन डैश बाई टी इक्वल टू हो जाएगा बी एवरेज बाय लैम्डा एम। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये है, जरा ध्यान समझो, एन डैश क्या था, नंबर ऑफ कोलिजन और बाय टोटल टाइम, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में कितना कोलिजन किया, कोई चीज एक सेकेंड में जितना करता है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो इसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये भी डायरेक्ट पूछा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी करके कोई टॉपिक ही नहीं है, तो आधे बच्चे परेशान किए कौन सा टॉपिक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं, यही फॉर्मूला बनेगा, एवरेज वेलोसिटी बाय मीन फ्री पाथ। ठीक है, अच्छा, मीन फ्री पाथ का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, जिसको मैं डायरेक्ट नीट ने पूछा है, मैं बता रहा हूं, इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। 1 बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन। अब कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे क्या है मैं लिख दे रहा हूं, डी जो है डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स, और n जो है, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि स्मॉल n जो है कैपिटल N बाय वॉल्यूम है। ये देखिए, ये शायद नीट 2021 या 22 में पूछा है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। ये भी आपको नीट में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये न्यूमेरिकल में पूछा हुआ है। आइए कुछ चीजें और समझिए, हेडिंग बनाइए, डिपेंडेंसी ऑफ मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ किस पे डिपेंड करता है।
ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ मीन फ्री पाथ, ये बहुत ध्यान समझेंगे। आइए पहला लिखिए ऑन डेंसिटी, फर्स्ट लिखिए ऑन डेंसिटी, ऑन डेंसिटी। ओके, ध्यान से देखिए, अब आगे हम क्या कर रहे हैं बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, किसी भी सैंपल का टोटल मास को हम लोग लिख सकते हैं एम डैश इंटू एन। एम डैश क्या है जी? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स, एन है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड करो, देखिए ये टोटल मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया? डेंसिटी इक्वल टू एम डैश, और एन बाय वॉल्यूम, एन बाय वॉल्यूम क्या है? स्मॉल एन। ठीक है, तो स्मॉल एन हो गया डेंसिटी बाय सिंगल मॉलिक्यूल्स। अब इसमें इसकी वैल्यू रखिए, तो लैम्डा एम जो आएगा वो आएगा 1 बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, और एन की जगह लिखोगे रो बाय एम डैश, एम डैश ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा एम इक्वल टू एम डैश बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर रो। यहां से आपके पास एक तो ये फॉर्मूला बनता है और दूसरा बनता है कि मीन फ्री पाथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, यानी गैस का डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ कम होगा, हुआ ना। दूसरा डिपेंडेंसी लिखिए, दूसरा डिपेंडेंसी लिखिए ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऑन pressure and temperature, on pressure and temperature, on pressure and temperature, on pressure and temperature। ठीक है, आइए बोर्ड पे देखिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। देखिए अभी देखे थे आइडियल गैस का एक अलग फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट था? पीवी इक्वल टू एन के टी, पीवी इक्वल टू एन के टी। ठीक है, हमें चाहिए एन बाय वी, वी को उधर भेजो, पी बाय के टी इक्वल टू एन बाय वी। ठीक है, और यही तो होता है स्मॉल एन, तो स्मॉल एन का वैल्यू आ गया पी बाय के टी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहां पे रखो, तो ये क्या बन जाएगा? लैम्डा एम इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, और एन की जगह रख रहे हैं पी बाय के टी ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा एम इक्वल टू के टी बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी। ठीक, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इसमें क्या देखो, k कांस्टेंट, रूट 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, d है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट, रिजिड है वो, समझ पा रहे ना। यानी कि यहां से ये समझ में आया कि लैम्डा एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t बाय p के। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के एंड लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल p के। ठीक है ना, चलिए सभी पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम, लिखिए थे क्वेश्चन। इफ इन भी लिख दो, इफ इन ए क्लोज कंटेनर, इफ इन ए क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर में इफ इन ए क्लोज कंटेनर द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड, द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड, then find change in mean free path, then find change in mean free path, change in mean free path, change in mean free path। हाँ जी, 1 मिनट का समय लीजिए, ओरल क्वेश्चन है। देखिए मीन फ्री पाथ को बार बार देखिए, जब तक मन में कुछ नहीं आए देखते रहिए। बताइए जी, प्रेशर को डबल करने से मीन फ्री पाथ क्या होना चाहिए? क्लोज कंटेनर के ऊपर अंडरलाइन कीजिए क्वेश्चन में ना, क्लोज कंटेनर। देखो शब्दों को कैसे खेलता है क्वेश्चन,
क्लोज कंटेनर का मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज होगा क्या, है ना, क्योंकि कोई भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है, मैंने वो इसीलिए वहां पर स्टार लगवाया था, किसी भी गैस का वॉल्यूम होता है कंटेनर का वॉल्यूम। अब बोले एक कंटेनर है जो क्लोज है, यानी उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स। अब प्रेशर को कम करो ज्यादा करो, वॉल्यूम को आप चेंज नहीं करेंगे, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो यहां पर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट, ठीक, और बोला है प्रेशर को डबल किया है। अच्छा, अगर तुम देखो अभी वाला रिलेशन, तो मीन फ्री पार्ट टेम्परेचर बाय प्रेशर पे डिपेंड करता है, समझ पा रहे हैं, मीन फ्री पार्ट डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर बाय प्रेशर पे। अब प्रेशर को डबल कर दिए तो मीन फ्री पाथ चेंज होगा, पर देखो प्रेशर के डबल करने से क्या टेम्परेचर में भी कोई अंतर आता है क्या, पहला लॉ ही पढ़े तो, फर्स्ट लॉ क्या था, याद करो, गे-लुसिक लॉ, उसमें क्या बोलता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो प्रेशर में जैसा चेंज करेंगे टेम्परेचर में भी वैसा ही चेंज होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो प्रेशर बाय टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट, यही है ना, प्रेशर बाय टेम्परेचर बोलो या टेम्परेचर बाय प्रेशर बोलो, समझ पा रहे हैं? ये वाला टर्म तो कांस्टेंट रहेगा सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट, जब ये ही कांस्टेंट रहेगा तो लैम्डा एम भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि नो चेंज इन मीन फ्री पाथ। क्या कुछ समझ में आया? नो चेंज इन मीन फ्री पाथ, नो चेंज इन मीन फ्री पाथ। ओके, pressure, volume and temperature of given sample is pressure, volume and temperature of given sample is P, V, T, मतलब प्रेशर V है, P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है ना, P, V, T, ठीक है ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, है ना, फुल स्टॉप लिखिए। द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स इज स्मॉल m, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स इज स्मॉल m, देन फाइंड डेंसिटी ऑफ सैंपल, तो सैंपल का डेंसिटी चाहिए, ये अपना नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया, आपको ऑप्शन नहीं लिखना, आपको सॉल्व करना है, चलो जल्दी करो, आइडियल गैस से ही बनेगा। PV equal to small mkt by P, PM by KT by PM, ठीक है, बार बार KT दिख रहा है, दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, PV equal to NKT, समझ पा रहे हैं? जल्दी से लिखो फॉर्मूला, बस उसका दिमाग लगाएंगे डेंसिटी आ जाएगा। आपको क्या यूज करना है, PV equal to NKT। अब आपको लाना क्या है, डेंसिटी, है ना, लाना है डेंसिटी। डेंसिटी कैसे लाएंगे जी, देखो इधर वॉल्यूम है ही, मास में आपको बदलना है, इससे बातें समझ पा रहे हैं? अच्छा देखो, दोनों साइड मास से गिवन कर दो, PV इक्वल टू मास इक्वल टू NKT बाय मास, ठीक है जी, तो P बाय मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को नीचे लेकर आ गए, ये तो डेंसिटी बन जाएगा, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू NKT। अब मास को क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं मास ऑफ वन पार्टिकल, जो कि स्मॉल m दिया हुआ है, इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये n से n कैंसिल होगी, ये हो गया P बाय डेंसिटी रो इक्वल टू KT बाय एक m है, आ जाइए रो को उधर भेज दो, तो P बाय KT, अच्छा m उधर क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो PM
by KT should be equal to rho, है ना? PM by KT should equal to rho, ऑप्शन थर्ड। देखना हाँ, टोटल मास कैसे निकालोगे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो, ठीक है ना? एम डैश तो हम लोग का स्टैंडर्ड सिंबल पर क्वेश्चन में दिया है ना, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स इज स्मॉल m। हेलो, एम डैश ही लेंगे, पर अब हम लोग सिंबल बनाए ना एम डैश, अब थोड़े एग्जामिनर वही सिंबल का जरूरत थोड़े यूज करेगा, ठीक है ना? एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दिया था, नीट 2014 या 15 का क्वेश्चन है, तो उसने लिखा था एम जो है वो है, ठीक है ना? तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग अच्छे से एक बार केटीजी का हमने आपको शुरुआत करा दी। आज तो हम लोग कुछ पढ़े नहीं, बेसिक चीजें पढ़े, समाव का आज हम लोग रिवाइज कर लिए एक बार, जो केमिस्ट्री वगैरह में पहले सब जानते थे। कल से मेनली केटीजी एक्चुअल चालू होगा, बेसिक चीजें हम लोग सब पढ़ चुके हैं, है ना?